पाल कला, चूँकि हम जानते हैं कि 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में पाल कला से संबंधित जो भी कला और स्थापत्य का उद्भव और विकास हुआ, वह इस क्षेत्र में एक अपनी महत्वपूर्ण शैली बना के रखा। तत्कालीन पाल शासकों ने, यद्यपि बहुत ज़्यादा उस समय के तत्कालीन समय में एक त्रिगुट युद्ध चलता रहा, लेकिन उसके बाद भी पालकालीन कला को बहुत ही प्रश्रय मिला, वो चाहे वो इंडिया हो या इसके बाहर के देशों में भी इसको काफ़ी प्रश्रय मिला है। तो हम देखते हैं कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण किन किन चीज़ों को हम ध्यान में रखेंगे ताकि क्वेश्चन किसी भी तरह से ट्विस्ट करके पूछे तो हम उस पर ध्यान दे सकें, क्योंकि अब शैली में थोड़ी परिवर्तन हो गई है और ये शैली कहीं से भी अब प्राचीन समय में जो पहले जो प्रश्न पूछे जाते थे हिस्ट्री के एक सेट मॉडल पे, उससे थोड़ा सा हटके, यद्यपि आंसर वही होता है लेकिन लिखने की शैली में थोड़ी परिवर्तन हो जाती है। तो इसको हम ध्यान में रखते हुए हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है और उस स्ट्रक्चर को हम बस थोड़े थोड़े पॉइंट्स को लेके चलेंगे और मुझे विश्वास है कि आप लोगों का रिवीजन इससे बहुत ही कवर अप हो सकेगा। पाल कला में सबसे महत्वपूर्ण आता है मूर्ति कला। तत्कालीन पाल कला की सबसे महत्वपूर्ण खासियत थी उस समय की कांस्य मूर्ति कला, जो कि पाल कला की एक बहुत बड़ी विशेषता भी मानी जाती है। और वो कांस्य मूर्ति जो थी, वो जैसे आज के टाइम में हम सांचे में ढाल के मूर्तियाँ देखते हैं, वो उस समय उस सांचे में कांस्य की मूर्ति ढाल के बनाई जाती थी और इसके मेन जो कलाकार थे वो धीमन और विट्ठपाल। इन्हीं का नाम हमारे इतिहास में दर्ज है, यद्यपि इनके बहुत सारे सहायक रहे होंगे, चूँकि यह राजकीय कला मानी जाती है, राजाश्रय से राजाओं से प्रश्रय मिला हुआ है इनको, इसलिए जो कलाकार उस समय राजाश्रय में होंगे इसलिए उनका नाम दर्ज हो गया। तो और इस समय के जो महत्वपूर्ण शासक जिन्होंने इस कला को प्रश्रय दिया उसमें देवपाल, धर्मपाल तथा उनके बाद के परवर्ती काल के शासक माने जाते हैं। इसका स्थान मेनली नालंदा, जिसकी मंदिर संख्या 13 मानी जाती है, और कुकरीहार, फतेहपुर, अंतीचक, इमादपुर वगैरह मानी जाती है। मंदिरों में बौद्ध धर्म से प्रभावित मंदिर इसके बोधिसत्व, अवलोकितेश्वर, बुद्ध, मंजूश्री, मैत्रेय, तारा, जमला, हाथी ग्रीवा वगैरह मानी जाती है। और यह माना जाता है कि सुल्तानपुर में बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति थी, जो कि बर्मिंघम के संग्रहालय में इसको सृजित की गई है, रखी गई है उसको। पाषाण मूर्ति कला में हम देखें, पाषाण मूर्ति कला जो कि काले बैसाल्ट पत्थरों से बनी मूर्तियाँ, पत्थरों से बनी मूर्तियों को मुख्य रूप से संथाल परगना और मुंगेर में देखा जाता है, जिसमें भी मुख्य रूप से बुद्ध से ही संबंधित मूर्तियां पाई जाती हैं, जिसमें बुद्ध के जन्म, उनका ज्ञान, धर्मचक्र प्रवर्तन या महापरिनिर्वाण, ये सारी चीज़ों का मूर्तियों के रूप में जो मूर्तिकार थे वो बनाया करते थे। और उसमें साथ साथ वहाँ पे वैष्णव और शैव धर्म के प्रतिमाएं और जैन धर्म की प्रतिमाएं भी पाई जाती हैं, देखा जाता है। इस क्रम में अगर देखें तो इस मूर्ति कला की सबसे बड़ी विशेषता थी कि इसमें शरीर के अग्रभाग पर विशेष ध्यान दिया जाता था। अब मृण मूर्तियों में आते हैं जो कि मिट्टी से बनी मूर्तियाँ हैं। कई जगह हम टेराकोटा वगैरह जब खुदाई में देखते हैं तो उसका जब संग्रह होता है तो उन्हें मृत मूर्तियाँ कहते हैं। इन मृत मूर्तियों में अलंकार की प्रधानता थी। वो छोटे छोटे उनको जेवर गहनों से उनको जैसे एकदम लाद दिया जाता होता है, वो चीज़ होती थी कि वो अलंकरण बहुत ज़्यादा होता था। एक मूर्ति की सबसे बड़ी खासियत है, एक मूर्ति जिसकी बहुत ज़्यादा इतिहासकारों के द्वारा भी व्याख्या की जाती है, वह तख्त पर बैठी हुई एक स्त्री है जो कि अपना श्रृंगार कर रही होती है। उसमें यह देखा जाता है कि स्त्री अपने हाथ में एक हाथ में आईना लिए हुए है, दूसरे हाथ से अपने मांग में सिंदूर भर रही है और उसके जो शरीर का यौवन का प्रदर्शन किया गया है, इसकी बहुत ही अच्छे से चित्रण किया गया, जो कि आप लोगों ने पढ़ा होगा और इसको आवश्यकता पड़ने पे इसमें दर्ज कर सकते हैं। उस स्त्री के चेहरे की भाव भंगिमा, उस स्त्री के चेहरे की कोमलता, उस स्त्री के चेहरे का जो सौंदर्य का वर्णन है, यह बहुत ही अच्छे से मूर्तिकारों द्वारा वर्णित है। और इसके साथ साथ मृण मूर्तियों में धार्मिक और सामाजिक जीवन के अन्य पहलू, जैसे लोग रह रहे हैं, कैसे खान पान करते हैं, वो भी चित्रण किया गया है मृण मूर्तियों में। छोटे छोटे बच्चों के द्वारा, जैसे आज हम खिलौने बनाते हैं, उस टाइम भी छोटे छोटे खिलौनों के माध्यम से रहन सहन की चीज़ें बनाई जाती रही होंगी। ये जो मूर्तियां पाई गई हैं, यह भी बिहार के भागलपुर, अंतीचक, विक्रमशिला महाविहार के अवशेष में मिले हुए हैं। अब हम आते हैं मूर्तिकला के बाद एक स्थापत्य कला कि उस टाइम का जो स्थापत्य था वह कितना
समृद्ध था। उसमें मुख्य रूप से हम बौद्ध और सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म से संबंधित दोनों ही स्थापत्य पाते हैं। इस स्थापत्य में चूंकि एट द टाइम बौद्ध धर्म में लोग जहाँ रहते थे उसको विहार कहा जाता था, और जहाँ पे उनके अवशेष रखे जाते थे, राखों को बचा के या उसको कहें कि उसका एक राख का टीला बना दिया जाता था, उसको स्तूप कहा जाता था, और जहाँ पे बौद्ध धर्म के अनुयायी पूजा पाठ करते थे उसको चैत्य कहा जाता है। तो ये स्थल मुख्य रूप से बिहार के ओदंतपुरी, विक्रमशिला, सोमपुर, सहस्त्र भवन मंदिर, रमावती नगर, ये इन एरियाज में पाए गए। नालंदा में स्तूप रहा, भागलपुर और अंतिचक में भी, चूंकि हम जानते हैं कि स्तूप विहार और चैत्य पाए गए। इसके साथ साथ ही एक शैलेंद्र वंशी थे जो कि श्रीलंका के थे, उन्होंने भी कुछ मंदिरों का निर्माण करने के लिए एक एप्लीकेशन जैसा दिया था और उन्होंने कुछ मंदिरों का यहाँ निर्माण कराया। बिहार के इन क्षेत्रों में यानी कि हमें अगर कहीं भी बौद्ध धर्म से संबंधित कोई स्थापत्य कला अगर देखने को मिली है जिन्हें पाल शासकों ने प्रश्रय दिया, तो ये हमारे भागलपुर के एरिया के ओदंतपुरी, विक्रमशिला, सोमापुर और नालंदा और अंतिचक के एरिया के ही पाए जाते हैं। सनातन धर्म के मंदिरों को जो प्रश्रय दिया गया उसमें गया, कहलगांव और पहाड़पुर है। मंदिर और दुर्ग दोनों ही उस स्थिति में थे कि जिनसे दुर्ग इसलिए ज़रूरी था बनाना बिकॉज ऑफ उस टाइम पाल प्रतिहार शासकों के बीच बहुत ही युद्ध चला करते थे, उन्हें प्रतिहारों से भी लड़ना पड़ता था और पाल शासकों के साथ साथ अन्य शासकों का भी लड़ाई का सामना करना पड़ता था। इसलिए वो अपने जहाँ भी वो रहते थे, जहाँ भी उनका शासन था, जहाँ उनके घर थे, जहाँ निवास स्थान था, उसके चारों तरफ वो दुर्ग बना के रखना पसंद करते थे। मंदिर में गया में जो विष्णुपद मंदिर है जिसको अर्ध मंडपम माना जाता है, उसके जो शैली को अर्ध मंडपम शैली मानी जाती है। और कई मंदिर हैं जैसे गदाधर का मंदिर, जनार्दन मंदिर, बटेश्वर मंदिर, पिता महेश्वर मंदिर, ये सारे मंदिर जो हैं ये पाल शासन के मंदिर माने जाते हैं। और गर्भ चैत्य को मार्शल राखलदार बनर्जी द्वारा खाली छत वाला प्रकोष्ठ कहा गया। इसके साथ साथ एपिग्राफी इंडिका में भी नारायण पाल द्वारा सहस्त्र शिव मंदिर का व्याख्या किया गया है। ये एक स्तूप का चित्रण किया गया है। कभी कभी जब हमें हमारे प्रश्न में यदि सिर्फ स्थापत्य कला पूछता है तो उस समय विहार, स्तूप और चैत्य चूंकि चैत्य की अगर संरचना देखें तो इस तरह होते चला जाता है, तो ये चैत्य बन जाता है। ये लगातार इसमें जाने का रास्ता होता है। विहार भी जो हुआ करते थे उस टाइम वो आंगन हुआ करता था और आंगन के चारों तरफ बरामदे छोड़े हुए होते थे और उसमें कमरे बने होते थे। कहीं कहीं ये 2 मंजिला होता था जिसमें ये सीढ़ी बनी होती थी। ये विहार का चित्रण हो गया। और स्तूप में कुछ चीज़ें जो कुछ उनके जो पार्ट्स थे उनको अगर हम याद रख लें तो सिर्फ अगर स्थापत्य कला पे क्वेश्चन पूछेगा तो हम बहुत अच्छे से कवर अप कर सकेंगे। इसमें सबसे पहले तो एक तोरण द्वार होते थे। तोरण द्वार 3 या 4 भी बने होते थे। इसके साथ साथ उसके बगल में वेदिका बनी होती थी जिसके थ्रू लोग आते जाते थे। प्रदक्षिणा पथ था जिसमें जब मंदिर में हम अंदर जाके और दर्शन कर लेते हैं तो उसके बाद वो प्रदक्षिणा लेते थे। चबूतरा बना हुआ था, गुंबद था, हर्मिका, यष्टि और छत्र। इनको अगर इन नाम को हम याद रख लेते हैं तो एक स्ट्रक्चर बना के हम स्थापत्य के प्रश्न में इसको जोड़ सकते हैं। अब हम देखें पालकालीन चित्रकला। पालकालीन चित्रकला में मुख्य रूप से पांडुलिपि और भित्त चित्र को लिया जाता है। पांडुलिपियों में कुछ ऐसी पांडुलिपियां हैं जो अभी भी विदेशों में उसका संग्रह किया गया। अगर आप इंटरनेट पे देखेंगे तो वो ताम्रपत्र पे थी। फिर जो प्रमुख पांडुलिपि उस समय की थी अष्ट सहस्रिक, प्रज्ञा, परमित और पंचरक्ष, ये मुख्य रूप से उस समय की पांडुलिपि मानी जाती है जो कि संरक्षित है। और 100 लघु चित्र भी हैं। इसके साथ साथ महात्मा बुद्ध के जीवन पर आधारित जो भी घटनाएं थी उससे संबंधित और महायान परंपरा, चूँकि बुद्ध के बाद जब महायान हीनयान में परिवर्तित हो तो महायान परंपरा के संबंध में पूजे जाने वाले देवी देवताओं का भी चित्रण पाया जाता है जो कि ताम्रपत्र पे ही होता था। इसके साथ साथ जब भित्ति चित्र, जब हम घरों में जाके चित्र बनाने वाले, जो दीवालों पर बनाए जाने वाले चित्र को देखें तो कई जगह नालंदा के ही सराय नामक स्थान पे और ग्रेनाइट पत्थर से बने एक चबूतरे पे ज्यामितीय आकार के, यानी कि ज्यामिति के जितने आकार होते थे उन आकारों को बहुत खूबसूरती से उकेरा गया था। और उसके साथ साथ फूल, मनुष्य, पशु पक्षी, हाथी, घोड़ा, नर्तकी,
इन सब का एक बहुत ही अच्छा चित्रण उस समय किया जाता था दीवारों पे। ऐसा माना जाता था कि यह अजंता और बाघ की कला से प्रभावित शैली थी। लेकिन इसके साथ साथ पाल कला के जो चित्रकला की शैली थी, यह नेपाल की तांत्रिक कला, नेपाल और बर्मा की तांत्रिक कला से भी प्रभावित मानी जाती है। अब इन समय रंगों की क्या क्या कौन कौन से रंग होते थे, किन रंगों को प्रमुखता दी जाती थी, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि इन रंगों को प्राथमिक और सहायक रंगों के रूप में बांटा गया था। प्राथमिक रंगों में विशेष रूप से लाल, नीला और सफ़ेद रंगों को लिया जाता है, और सहायक रंगों में हल्का गुलाबी, हरा, बैंगनी और धूसर यानी कि ग्रे, इन कलर्स को लेके चित्रण किया जाता था। तो चाहे वो हम भित्ति चित्र बनाएं या फिर ताम्र पत्रों पे बनाए, प्राथमिक और ये सहायक कलर्स का प्रयोग किया जाता था। अब एक प्रश्न आता है कि ये तो एक जिस्ट हुआ कि कौन कौन से स्थापत्य कला थी, मूर्ति कला थी और चित्रकला, इन कलाओं का किस तरह से विकास हुआ, किन किन जगहों पे इनका विकास किया गया। लेकिन प्रश्न अगर थोड़ा ट्विस्ट करके पूछता है कि इसकी आलोचनात्मक व्याख्या करें, क्या किसी तरह की कोई कमी इसकी दिखाई गई है, तो कुछ इतिहासकारों द्वारा या बाद के जब समीक्षक इस पे आए तो उनका कहना रहा कि यह शैली जो है वह मुख्य रूप से एक राजाश्रय की शैली थी, राजाओं के आश्रय पे आधारित शैली थी, और इसमें जो धर्म का प्रभाव अत्यधिक था, नवीन प्रयोग बहुत कम किए गए, ऐसा माना जाता है। ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि जो मंदिर थे या विहार रहे या फिर हमारे मठ रहे, ये तो प्राचीन समय से चले आ रहे थे, बस उसी का इन लोगों ने अनुसरण किया। इसके साथ साथ इसकी शैली में कहीं कहीं जब चित्रकला पे आते हैं तो तांत्रिक कला को भी कहते हैं कि तंत्र मंत्र पे प्रभावित रहा। लेकिन इसके बावजूद भी जब इसका हम मूल्यांकन करेंगे तो हम यह अवश्य लिखेंगे कि तत्कालीन परिवेश में यद्यपि बहुत से राजा हुए, बहुत से शासक हुए, लेकिन उस समय में युद्ध से प्रभावित रहने के बाद, त्रिगुट युद्ध में इतनी व्यस्तता होने के बाद भी पाल शासकों ने एक शैली बनाई और कला के हर क्षेत्र में, चाहे वह मूर्ति कला हो या स्थापत्य कला हो या चित्रकला हो, हर क्षेत्र को अपना प्रश्रय दिया और उसका उन्नति का हर संभव प्रयास किया। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि अभी भी उसके अवशेष जो हैं वो कैम्ब्रिज नेपाल, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता, कला भवन काशी और बोस्टन संग्रहालय जो कि अमेरिका में है, वह अभी भी सुरक्षित है। ऐसा माना जा सकता है कि यह कला मध्यकाल की जो कला थी उसकी पूर्ववर्ती कला थी। तो इस तरह से एक मूल्यांकन में हम इनके विशेषताओं को, इसके महत्व को स्वीकार करते हुए प्रश्न को जैसे पूछा जा रहा है उसके हर पहलू को देखते हुए और एक सकारात्मक रूप से यह कहेंगे कि इस शैली को सहेजने की अति आवश्यकता है और इसे हमें बचाए रखना है। और इसके लिए बहुत सारे प्रयास भी हो रहे हैं, सरकार के द्वारा भी हमारा और हमारे द्वारा भी, मतलब जनमानस के द्वारा भी इसे सहेजने का हर प्रयास करना चाहिए। तो पाल कला में मुझे लगता है कि एक जिस्र जो हमने बनाया यह काफ़ी है, और इससे संबंधित किसी प्रकार का कोई प्रश्न अगर पूछा जाएगा